के साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है जिसके बोल हैं, मशहूर लाइंस हैं। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरी सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की पैरोकारी करते समय ये नज़्म गुनगुनाई जाती थी, लेकिन फैज़ ने बोलने की वकालत की तो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, हाशिए पर पड़े लोगों के पक्ष में। लेकिन क्या नए दौर में अभिव्यक्ति की आज़ादी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ लोगों ने निजी अधिकार मान लिया है, जिसमें उन्हें किसी दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं रहता? या कुछ भी कहने का अधिकार असीमित है, या इस पर अंकुश की जरूरत है? या समाज में अभिव्यक्ति की संपूर्ण आज़ादी एक आदर्श स्थिति है, लेकिन जिसके लिए हमारा समाज अभी परिपक्व नहीं है? ये बात कहते हुए एक छोटा किस्सा भी आज याद आ रहा है। एक बार महात्मा गांधी जीटी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। डिब्बे में उनसे मिलने पहुंचा एक युवक जिसके हाथ में गोविंद दास की लिखी किताब महात्मा गांधी द ग्रेट रोग ऑफ इंडिया, ROGUE, रोग यानी कपटी, दुष्ट, बदमाश। महात्मा गांधी के करीब बैठे महादेव देसाई ने जब किताब देखी तो वो नाराज हो गए और युवक को डांटकर भगाने की कोशिश की। लेकिन गांधी ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, किताब पर आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन। गांधी ने कुछ पल किताबों को उल्टा पलटा और फिर यह कहा कि लेखक को अपनी बात अपने तरीके से कहने का पूरा हक है, लेकिन वो गांधी थे। सवाल गांधी का भी नहीं है, सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बुलंद करते हुए कुछ भी बोलना और लिखना जायज है? तो आज तमाम बड़े सवालों पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और इस पर सभी के ओपिनियन आज इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे ताकि एक बेहतर राह के लिए रास्ता खुले। आखिर ये सॉफ्ट टारगेट हिंदू धर्म ही क्यों? ये लोग बहुत प्रोएक्टिव हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। हिंदू लोग शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेगा। हम लोग चाहते हैं जो माँ को अपमान किया है उसको गिरफ्तार किया जाए। तो अभिव्यक्ति की आजादी को क्या कुछ लोगों ने अपना हथियार बना लिया है, कुछ भी कहने के लिए, बोलने के लिए, जिससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत हो जाती हैं? या फिर इसे लेकर समाज को अब एक बेहतर चर्चा की जरूरत है? बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एक्ट्रेस मानवी तनेजा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप एडवोकेट हैं। और आप इस तरफ देख रहे हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला मौजूद हैं। डॉक्टर भालाचंद्र कांगो, नेशनल सेक्रेटरीट मेंबर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। और कांग्रेस पार्टी से शुभ्रांश कुमार राय हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आप सभी का पैनल पर। और यहाँ पर सीधे शुरुआत मैं इस वक्त तहसीन पूनावाला आपके साथ करना चाहूंगी। बड़ा सवाल यह है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात तो सब कर रहे हैं, पर क्या हम तैयार हैं इस पर बात करने के लिए? और यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि आजकल हर छोटी छोटी बात पर सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। मीनाक्षी जी, थैंक यू, आपने मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका दिया। और सभी फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार कहते हुए, आपके दर्शकों को नमस्कार कहते हुए मैं 2 या 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने शुरुआत बिल्कुल सही महात्मा गांधी से की, बापू, नेहरू, पटेल के आदर्श पे हमें आज़ादी मिली और हमारा संविधान जो है वो हमें बोलने की आज़ादी देता है। एज अ डेमोक्रेटिक पर्सन, लोकतंत्र के पक्ष में जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उसमें मैं ये मानता हूँ बड़े जिम्मेदारी से कि बोलने की आज़ादी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि थोड़ी कम। लेकिन दिक्कत क्या आती है हमारी देश में? जब आप एक धर्म पर टिप्पणी करते हो, जब आप एक वर्ग पर टिप्पणी करते हो, एक कल्चर पर करते हो, दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म पर करने से आप कतराते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। देव अपमान कानून या ब्लास्फेमी लॉस भारत जैसे लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फ्रीडम सभी धर्मों और सभी कल्चर्स पे होना चाहिए, ना कि एक साइड। ये मैं इस चीज पर यकीन रखता हूँ। मानवी, लेकिन ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद एक्ट्रेस भी हैं और फिल्म फ्रेटर्निटी की जब हम बात करते हैं, कई बार फिल्मों के डिपिक्शंस या रिसेंटली जो पोस्टर हम देख रहे हैं जिसे लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है, लिबर्टी कुछ ज्यादा ले ली जाती है आईबॉल्स कैच करने के लिए?
ये परिस्थिति है? देखिए, एक कुछ हद तक तो मैं सहमत हूँ कि आईबॉल्स के लिए ये सब कुछ होता है, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद एक सनातन धर्म से हूँ, और कोई भी चीज़ जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है और उस चीज़ के लिए पब्लिसिटी ले रही है, तो मैं उस चीज़ का समर्थन नहीं करती। बट जिस चीज़ का आपने क्वेश्चन पूछा मुझे कि आईबॉल्स के लिए बिल्कुल सही, पोस्टर में दिखाते कुछ हैं, वो एक इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जब आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं पाएंगे। आपने जैसे लीना बार बार ट्वीट करके बोल रही है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, तो कहीं ना कहीं वो बता रही है अपनी ट्वीट में कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो ऐसा कुछ पाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो है वो नियत को लेकर भी दिखाई देता है, और इसीलिए प्रेम शुक्ला जी, इस पर मैं आपसे अब रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, बीजेपी की तरफ से जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया तो जा रहा है कि ये ऐसा गलत है, पश्चिम बंगाल सरकार इस पर जवाब दे, महुआ मोइत्रा का बयान गलत है, ममता बनर्जी जवाब दे। लेकिन एक बड़ी तस्वीर क्या होगी, इस पर भी तो कुछ बात करनी पड़ेगी। और जब बात आ रही है छोटी छोटी भावनाओं पर हर्ट होने की, तो फिर राजद्रोह के केस तो हर पॉलिटिकल पार्टी लगाती रही है, बीजेपी भी पीछे नहीं है। नहीं, भावनाएं छोटी और बड़ी कैसे होती हैं? भावनाएं तो भावनाएं हैं। मतलब इस्लाम की भावना दुखेगी तो बड़ी भावना दुखेगी, हिंदू की भावना दुखेगी तो छोटी भावना दुखेगी। जुडाइज्म, चूंकि जुडाइज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में ब्लास्फेमी ऑलरेडी उनके यहाँ है। हमारे हिंदू, जैन, इनमें जो है बौद्ध, इसमें ब्लास्फेमी जैसे कानून कम से कम है। ऐसे में आपकी जब इच्छा करे प्रभु राम का अपमान कर दें, आपकी जब इच्छा करे काली का अपमान कर दें, तो ये भी तो नहीं चलेगा। किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी अगर अपमान करता है तो समान दंड का पात्र है। ये बात करने में क्या किसी मुझे को, बताइए, आप किसी को मानते क्या जो है हैं कि शिकायत आज की होनी तारीख चाहिए? में जाने भी दो यारों का क्लाइमेक्स सीन दोबारा पिक्चराइज हो सकता है आज की तारीख में? अरे साहब, पीके का तो हो सकता है। हुआ ना, पीके आप मुझे बताइए। जाने भी तो यार मैंने देखा ही नहीं। कल्ट फिल्म आपने नहीं, मैंने देखी नहीं। नहीं, आपने फिल्म मैंने नहीं देखी, मैंने पीके देखी है। आप इनकार करेंगे, फिल्म देखी? मैंने पीके देखी है। ठीक है। और पीके जिस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करती है, आप एक कल्पना कर लीजिए ना कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम पे एक फिल्म बना दीजिए आप, मुझे लगेगा कि हाँ यार, बड़े ये तो लिबरल लोग हैं, ये सारे किसी धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की बात को लेकर जब पॉलिटिकल पार्टी से हम बात करते हैं शुभ्रांश राय, तो हमेशा ये सवाल निकल कर आता है, आरोप जाता है जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसके ऊपर। सबसे ज्यादा समय तो कांग्रेस ने राज किया, इमरजेंसी का वक्त देश के सामने है, किशोर कुमार को बैन कर दिया गया था, आंधी फिल्म बैन हो गई, किस्सा कुर्सी के तो प्रिंट्स जला दिए गए थे। तो फिर किस मुंह से आज कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप 75 साल पुरानी चर्चा को बंद करिए। मुझे लगता है कि अब हमें वर्तमान 2022 के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि कब तो ये तो बता दीजिए वो गलत था या नहीं था। ठीक है, फिर आप आज की बात करिएगा, पर वो गलत था क्या? वही बिना अतीत के तो वर्तमान और भविष्य नहीं बनता ना मैडम। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो नरेंद्र मोदी जी वाला डायलॉग आप भी यूज़ कर रहे हैं कि या तो 75 साल पीछे की बात करेंगे या भविष्य में 25 साल आगे की बात करेंगे, वर्तमान को छोड़ देते हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी के साथ सहमत हूँ, उन्होंने बिल्कुल कहा। मैं फिर ये मान रही हूँ कि आप उसे गलत मान रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जो व्यक्ति हमारी धार्मिक भावनाओं को हताहत करता है वो दंड का पात्र है। लेकिन जैसे इनकी बात के साथ मैं सहमत होता हूँ, मुझे एक वाकया याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे, उनको रम में राम दिखते थे, विस्की में पता नहीं और कौन कौन से देवता दिखते थे। आज तक उनको कौन सी सजा दी गई? और टीवी और फिल्म में तो फिर भी कुछ क्रिएटिव है मैडम। वो पार्लियामेंट का फ्लोर था, लोकसभा का सत्र, मुझे लगता है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आगे पीछे ऊपर नीचे कभी ना कभी उसको देखा होगा, और उनकी वो ठहाकेदार हंसी, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के मुकुट के ताज हैं वो। ऐसी तो व्यक्ति की आज़ादी हिंदू धर्म में नहीं थी, एक साफ सी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब व्यक्ति की आज़ादी इतनी भी हल्की नहीं होती है कि हम हर बात पे गुस्सा हो जाएं और हर बात पे नाराज हो जाएं। हमारा धर्म जुग जुगांतर का है, हम में से किसी को नहीं पता कि वो आदि अनादि कब से शुरू हुआ है। हमें आज भी नाज है, हमें फक्र है, लेकिन रही बात ये कि हमें इतने भी हम कमजोर हृदय के व्यक्ति नहीं हैं। पोस्टर में जो इमेज है वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली है या नहीं आपकी नजर में? मैडम मेरी नजर में वो बिल्कुल 1000 नहीं 1,00,000% हर्ट करने वाली है, लेकिन उसके साथ एक जुड़ी भावना और भी है। मैं माँ कामाख्या का भक्त हूँ मीनाक्षी जी। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में देवी देवताओं को बलिदान की पुरानी प्रथा व्याप्त है। चाहे आप माँ शक्ति को देख लीजिए या शिव को देख लीजिए, चाहे वो भस्म आरती होती हो, आज कैसे होती है और कैसे शुरू हुई थी ये हर व्यक्ति बता पाएगा। और तीसरी एक और बात मैडम, संजोग से हम लोग
जुलाई में इंटर कर गए हैं। मैं यूपी से आता हूं, अभी पचैया होने वाला है। नाग पंचमी को पूर्वांचल में पचैया बोला जाता है और उसके बाद काली जी की पूजा होती है, दूध और छाछ वाछ ये सब मिलाकर चढ़ाया जाता है। उसमें भी गांव गांव में बलि होती है, गांव गांव में बलि की प्रथा विद्यमान है। और शायद ये कड़वा सत्य है कि हमें लगता है अगर आपको भी कुछ तत्काल भविष्य से उम्मीद है और आपको लगता है कि भगवान हमारी मदद कर सकते हैं, इस उम्मीद से हर बालक जो है कई बार कहता है कि मां कामाख्या के दर्शन कर लूं। ठीक है, आपकी बात मैंने ली, आपका पॉइंट मैंने शामिल किया, लेकिन पिछले कई दिनों से क्योंकि इस मामले पे चर्चा हो रही है और मैं हर बार ये कहती हूं कि इस बात से किसने इनकार किया कि काली की पूजा किस स्वरूप में हो रही है, देश के किस हिस्से में क्या परंपरा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा। सवाल उठ रहा है नियत पर, और इसीलिए सवाल अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरह से लीना एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं, उन्होंने कल भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एल्सवेयर करके एक तस्वीर दिखा दी। सवाल इस बात पर है कि क्या जानबूझकर वो हिंदुओं की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए, पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, वरना उस तस्वीर के पीछे, उस ट्वीट के पीछे क्या कारण है ये समझ से परे है। और मैं चाहूंगी, ठीक है अभी सब लोग एक बार बोले, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भालचंद्र जी इस पर रिस्पॉन्ड करें। सर देखिए, मुझे लगता है कि हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की। मुझे सवाल अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का नहीं है। तो जिस माहौल में इस अधिकार को इस्तेमाल किया जाता है, वो माहौल कौन खराब करता है, इसके ऊपर हमको नजरअंदाज करके नहीं चलेगा। कौन करता है खराब? डर और नफरत का माहौल आज तैयार किया जा रहा है। सिर्फ आज ही तैयार हुआ है सर? यहाँ पिछले कई सालों से, पिछले 8-10 सालों से। कौन से साल? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1970 में मैं स्टूडेंट एजिटेशन में हम लोगों ने एजिटेशन किया था कि एसटी बस के अंदर किसी भी भगवान की या किसी संत महात्मा की या किसी दरगाह की तस्वीर नहीं लगाई जाए। और मुझे किसी ने अपोज नहीं किया था उस वक्त, बल्कि बहुत से लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। और ये माहौल अब बदल गया है। अब आज की एक सोच भी नहीं सकते आप, इस तरह से आंदोलन करने की बात भी नहीं कर सकते। तो बदल क्या गया है? डर तैयार हो गया है। और ये डर जो है, मुझे लगता है जो तैयार करने वाली पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ संगठन हो, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो आज हिंदुस्तान ना कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का तालिबानाइजेशन किया जा रहा है। कौन कर रहा है? देखिए मैं बताता हूं, हिंदुओं में कुछ संगठन और कुछ शक्तियां ऐसी है जिनको ये लगता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, तालिबानीकरण की जो आप जिक्र कर रहे हैं वो कहां है? क्या आप उसे उदयपुर की घटना में देख रहे हैं, या लीना जिस तरह का पोस्टर पब्लिश कर रही हैं और अननेसेसरी जिस तरह की भावनाएं भड़क रही हैं, इन दोनों में से आप कैसे फर्क करेंगे? मुझे बताइए, इन दोनों में क्या फर्क है? सभी घटनाओं को जोड़ना चाहिए। देखिए, तालिबानाइजेशन की हम जब बात करते हैं तो तालिबानी कौन है? ये इस्लाम से संबंधित रखते हैं, लेकिन इस्लाम के सभी लोग तालिबानी नहीं हो सकते। उसी तरह से जब हिंदुस्तान में तालिबानियों की बात की जाती है तो यहाँ के कुछ संगठन का नाम जिनको लेना चाहिए, उसमें से मैं समझता हूं कुछ हिंदू व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो ये सोचते हैं। कौन सा संगठन है? आरएसएस जैसे संगठन है। कैसे है? वो सोचते हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन है, वो सोचते हैं कि हम बजरंग दल जैसे संगठन है। लेकिन मुझे कंप्लीट करने वाले आप कम्युनिस्ट तो शरीफ हो गए, मुझे पूरी दुनिया में सबसे अधिक सर, आपके पास ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का पूरा डेटा मौजूद है जिसके आधार पे आप कह रहे हैं? मुझे फैक्ट बताइए। इनके पास मैं बता रहा हूं कि मैं 1970 से स्टूडेंट, स्टालिन सबसे बड़ा नरपिशाच था। अरे भाई, नरपिशाच था। अरे बंगाल में आपने क्या किया? को फांसी लगाई है। आज आप क्या कर रहे हैं? स्टालिन का क्या संबंध है आपकी? ये स्टालिन का बेशर्मी की यही बात है। ठीक है डॉक्टर बालाचंद्र जी, आपकी बात पर रिस्पॉन्ड लेने के लिए प्रेम शुक्ला जी मैं आपको समय दूंगी, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा जी भी आ गई हैं और साथ ही शुभ्राष्टा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ्राष्टा, मैं अब आपको चर्चा में यहाँ जोड़ना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या वक्त आ गया है कि इस पर अब कम से कम बात हो कि कम से कम धर्म या बड़े प्रतीकों पर जब सवाल उठाए जाते हैं या क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ ज्यादा ही आजादी ले ली जाती है, तो उस पर अब एक क्लियर गाइडलाइन बने कि कौन किस हद तक जा सकता है? मीनाक्षी जी, मैं कभी भी गाइडलाइन के फेवर में तो नहीं रहती हूँ, खास करके जब क्रिएटिविटी का क्षेत्र आता है उसमें। लेकिन ये एक्चुअली गाइडलाइन नहीं, ये एक्चुअली एक प्रतिज्ञा आर्ट फील्ड वालों को लेनी होगी। क्रिएटिव जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको आकर के एक बहुत सारी, हमारे देश में बहुत सारी ओपन लेटरबाजी बहुत देखी है हमने। 2013 से जो लेटरबाजी शुरू हुई वो अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो एक लेटर डाले ना, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि 1970 में मैंने ये देखा वो देखा, तो ये लोग सब मिल करके एक लेटर लिखें
और कहें कि जिस तरीके से लिबर्टी हमने काली माँ के साथ ली या शिव जी के साथ ली, वो जो पोस्टर जिसका जिक्र बहुत नहीं हो पा रहा है, लीना भी एल्सवेयर करके चुप हो गई, उसको लेकर के जो बवाल मचा ग्राउंड पे, उस पे तो लीना बात नहीं कर रही है कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में उस पोस्टर को लेके कितना बवाल उठा। तो ये सब कहे ना कि मैं प्रॉफिट पे भी वही पोस्टर्स रिलीज करने को तैयार हूं। शार्ली हेब्डो में जो हुआ, हम भूले तो नहीं है उस चीज को। बात यहां पर दो मुंहेपन की आती है। बात यहां पर आती है कि आप किसी एक धर्म के साथ तो लिबर्टी लेना चाहते हैं क्योंकि वो धर्म ही वैसा है। और मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ, मैं यहाँ पर कांग्रेस से जो भाई साहब है वो कह रहे थे नरेश अग्रवाल जी को रखा गया। अरे नरेश अग्रवाल हो या कोई अग्रवाल हो या कोई गुप्ता हो या कोई मिश्रा हो, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उनको मंच दे रही है और वो हिंदुत्व के नाम पर मंच दे रही है तो ये गलत है मीनाक्षी जी। लेकिन तय कैसे होगा कि क्रिएटिव लिबर्टी की जब आप बात कर रहे हैं कि किस हद तक आप दिखा सकते हैं, किस हद तक आप नहीं दिखा सकते। मसलन जाने भी दो यारो जैसी कल्ट फिल्म बनी और उसका जो आखिरी जो क्लाइमेक्स सीन है, क्या वो आज की तारीख में बन सकता है? और बनेगा तो किसी की भावनाएं हर्ट नहीं होंगी? भावनाएं भी हर्ट क्या हम उतने परिपक्व हैं एक समाज के रूप में? नहीं, हम परिपक्व तब भी शायद नहीं थे समाज के रूप में, लेकिन तब भी हमारे ऊपर अगर थोपा गया, अगर लोगों को लगता है कि थोपा गया, मतलब आप ये कह रही हैं कि वो नहीं बन सकता आज की तारीख में? नहीं, आज की तारीख में नहीं बन सकता। और नहीं बन सकता या नहीं बनना चाहिए? नहीं मीनाक्षी जी, चाहिए के बोलने के लिए तो मैं कोई नहीं होती, मैं किसी भी नहीं बन सकता, लेकिन आप ये बात मान रही हैं क्योंकि ये माहौल ऐसा है। लेकिन मैं एक बात, जहां से बात आपने शुरू की थी, अगर नूपुर शर्मा पर इतना बवाल हो सकता है कि आज वो लड़की अपने घर से नहीं निकल सकती और कोई व्यक्ति उसके साथ, एक समूह नहीं खड़ा उसके साथ देश के वो इंडिविजुअल लोग खड़े हैं जो एक्चुअली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं, तो अगर आप नूपुर शर्मा के साथ वो काम कर सकते हैं और महुआ मोइत्रा में आपको लिबरलिज्म दिख रहा है तो दिक्कत है। और इसी वजह से आज जाने भी दो यारों वाली चीजें नहीं हो सकती। नहीं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। नूपुर शर्मा के साथ मैंने लगातार टीवी चैनल्स पे कहा है, मैंने लगातार पब्लिक में कहा है, मैंने लगातार सोशल मीडिया पे कहा है। उसने जो कहा गलत कहा है, बट उसके साथ जो उसको धमकियां मिल रही है वो गलत है, उस पर कोई मेरी बात अभी मैंने आपके बीच में नहीं रुका, एक मिनट, लेकिन जहां तक, और महुआ मित्रा पर भी मैं कहता हूं, नो इफ्स एंड नो बट्स। सवाल महुआ मित्रा से, और मैं इनसे उस बात पे इत्तेफाक रखता हूं, और जो आपने कहा वो मैंने शुरुआत में कहा, सवाल महुआ मित्रा से उस पोस्टर को लेके था। ये नहीं था कि वो मां काली की कल्पना कैसी करती है। हमारे देश में, ये विशाल देश है, हिंदू धर्म में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग रीति रिवाज है, किसी की सात्विक होगी, किसी की तांत्रिक होगी, ये अलग अलग है। उस पर सवाल नहीं था, वो मां काली को कैसे कल्पना करती है वो सवाल नहीं था। क्या उन्हें उस पोस्टर में ऑब्जेक्शन लगा या नहीं लगा, ये सवाल था। अब मुझे एक सेकंड पोस्टर पे आपको बताना, नो पोस्टर इज एन एक्सीडेंट। कोई भी पोस्टर एक्सीडेंटली नहीं आता। जब एक फिल्म का पोस्टर, एक टीवी सीरियल का पोस्टर, एक न्यूज चैनल का पोस्टर रिलीज होता, वो बड़े साइंटिफिक तरीके से रिलीज होता जिससे अटेंशन मिले। पोस्टर के पीछे क्रिएटिव लिबर्टी पे कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नियत क्या है? क्या नियत है आपको सेंसेशनलिज्म? क्या नियत है आपको इंटरनेट पे पॉपुलैरिटी पाना या आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करना? या नियत है आपको समाज में सुधार लाना, एक नई खिड़की खोलना, एक चर्चा करना? जो मुझे इस पोस्टर से लग रहा है वो लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रोवर्सी है और कुछ नहीं। अगर आपकी नियत होती समाज में कोई सुधार लाना, मान लो, तो आप उस पर बातचीत करते। आप कहते मेरे पोस्टर के पीछे उद्देश्य है, तो साध्वी जी आपको ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये मेरा उद्देश्य है, आपको सिर्फ कंट्रोवर्सी करना है। और मैं इससे शुभ राष्ट्र से इत्तेफाक रखता हूं, अगर आपको बात करनी है तो सभी कल्चर्स में कीजिए, क्योंकि वो है एक्चुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच, ना कि मैं प्रेम शुक्ला से इत्तेफाक रखता हूं आप सब पे बंद कीजिए। नो, सब पे बात कीजिए। अश्विनी दुबे जी, मैं आऊंगी, शुभ राष्ट्र आऊंगी, एक बार सबका ओपिनियन हो जाए, क्योंकि अभी अश्विनी जी तो बोल भी नहीं पाए। अश्विनी जी देखिए, इस पूरी बहस के बीच ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अभिव्यक्ति की आजादी कोई असीमित अधिकार नहीं हो सकता। 94 का जो केस को लेकर जो उन्होंने रेफरेंस दिया था उसमें ये बात की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि समय समय पर ये बहस फिर उठती है। पिछली बार तांडव सीरीज को लेकर हुई थी, उससे पहले किसी और केस को लेकर हुई थी। अब कहां पर जाकर विराम लगेगा? क्या इस पर कानूनी रूप से अब कोई प्रोसेस आगे बढ़ाने की जरूरत है? थैंक यू मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, ये समझना होगा, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था भारत विविधताओं का देश है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, लेकिन वो सब एक जगह इंक्लूजन में आते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, और वो इंक्लूजन के बाद वो इंक्लूजन तभी होता है जब हम अपनी मर्यादाओं में रहें। वो मर्यादाएं चाहे हम संवैधानिक रूप से देखें और ना संवैधानिक रूप में मूर्त रूप से देखें, हम समाज में देखें। वो संविधान ने जब 19(1)(a) बनाया, भारत के संविधान में जब आर्टिकल 19(1) आया, 19 तो इसीलिए कहा गया क्योंकि अपनी मर्यादा, सीमा
का जरूर पालन करें। अब अगर हम जस्टिस कृष्णा अय्यर के बाद आज के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो इंदौर हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित आर्या ने जब मुनव्वर फारूकी की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए एक बात कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, लेकिन वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तभी है जब तक कि आप किसी और की भावनाएं आहत नहीं करते हैं, और इसी ग्राउंड पर उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। अब हम दूसरे पहलू की तरफ आ जाते हैं। अब एक सबसे बड़ा विषय यह है कि जब तांडव पिक्चर बनती है, क्योंकि सिनेमैटिक फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में हमारी बात हो रही है, और सिनेमैटिक फ्रीडम में भी जो अगर हम रूल 11-13 की बात करें तो वो भी कहता है सिनेमेटोग्राफी एक्ट कि कोई भी ऐसा कंटेंट पब्लिश नहीं किया जाएगा जो उसके मेकर्स हैं, जिनके द्वारा समाज में जो विविधताओं वाले लोग हैं, तरह तरह के जो लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत हों। ऐसी परिस्थितियों में, अब की परिस्थितियों में जो काली पिक्चर के आप पोस्टर्स देख रहे हैं वो हम कहीं छुपा नहीं। अब हमारे एक मित्र ने कहा कि हम जो है बहुत माँ काली के उपासक हैं और माँ काली को प्रसाद चढ़ाया जाता है। माँ काली को जो तामसिक भोजन दिया जाता है वो जरूर नहीं प्रेम शुक्ला जी के सामने परोसा जाए, तो आपका अधिकार है उस तामसिक भोजन को लेने का, आपका अधिकार है फिश को चढ़ाने का। दुर्गा भाई, बंगाल में जो बंगालीज हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, वहां पर सप्तमी के दिन मांस चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अश्विनी दुबे उस मांस को खाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो खाएं, तो वो उनका पोर्ट्रे करने का एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपने ये कहा कि कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर क्या कहा है, आपने जजमेंट का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया, लेकिन अब ये कैसे तय होगा कि हम यहां तक तो दिखा सकते हैं, ये सीन हम पिक्चराइज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू धर्म तो हमेशा इतना सहिष्णु रहा है कि हमने देखा है कि रामलीलाएं जब होती रही हैं, रामलीलाओं में जो भी मेकर हैं या जो उसको बना रहे हैं वो अपने अपने तरीके से जो चित्रण करते रहे हैं, किरदारों का करते रहे हैं। लेकिन अगर अब उसमें भी कहीं पर किसी तरह का कोई मजाक आ गया है, कोई ऐसी बात आ गई जिस पर किसी को आपत्ति हो सकती है, तो यहीं पर तो फिर क्रिएटिविटी में लिबर्टी लेने का सवाल है ना, तो कैसे तय होगा यही तय करने के लिए तो आज के दौर में अब क्या धार्मिक फिल्में नहीं बन सकती, चाहे वो किसी भी धर्म से बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन उस धार्मिक फिल्म बनाने से अगर तहसीन पूनावाला की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो उनको पूरा अधिकार है कि उसको राइट टू क्रिटिसाइज भी तो फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, राइट टू प्रोटेस्ट भी तो फंडामेंटल राइट, राइट टू लॉज ऑफ कंप्लेंट भी तो उसी फंडामेंटल राइट का पार्ट है, राइट टू प्रोटेस्ट ऑन ए लार्ज लेवल भी तो उसी फंडामेंटल। इसीलिए तो 153 और 295 ये जैसी धाराएं इंडियन पिनल कोड में दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? ताकि आप किसी भी फ्रीडम का बेजा इस्तेमाल नहीं करें। मैं साध्वी प्रज्ञा आपको यहां पर जोड़ना चाहूंगी। देखिए, ये लीना और उनके फिल्म के पोस्टर को लेकर जो पूरी बहस यहां पर शुरू हुई, मैं चाहूंगी आज जब आप हमारे मंच पर मौजूद हैं, क्योंकि मां काली को लेकर भी अलग अलग तरह से लोग तमाम बातें कर रहे हैं, कम से कम हिंदू धर्म गुरु होने के नाते आज आप यहां बैठकर दर्शकों को एक बताएं कि जो ये पोस्टर इस वक्त यहां दिखाई दे रहा है, काली को इस स्वरूप में देखना कितना सीमित नजरिया या संकीर्ण नजरिया है उन्हें देखने का, आप हमें ये बताइए आज हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले मीनाक्षी, मैं ये कहूंगी कि जिसने भी ये पोस्टर बनाया, मैं तो उसका नाम लेना भी उचित नहीं समझती, बिकॉज एक चीप पब्लिसिटी का स्टंट है ये। और दूसरी बात, आप उसके कितने भी रीसेंट ट्वीट्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तुच्छ मानसिकता से वो होकर गुजरती है। और जो आपने एक बात बोली कि दर्शकों को ये बताया जाए, मुझे लगता है भारत के लोग, हमारे वैदिक संस्कृति है, अयम निज परोवेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। हम उदार चरित्र के प्रतीक हैं, सहिष्णुता के प्रतीक है, लेकिन हम इतने भी सहिष्णु नहीं हैं कि हमारे देवी देवताओं पर जब ऐसा अभद्र उनका पोस्टर सामने आएगा तो हम चुप करके बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि फिल्म मेकर जो होता है वो हेट मॉन्गर नहीं होता है, वो नफरत नहीं फैलाता है। दूसरी बात, क्रिएटिविटी सेंसिटिविटी के साथ आती है, सेंसिटिव है तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं, अगर आप संवेदनशील नहीं है तो आप क्रिएटिव भी नहीं हो सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, गुप्त नवरात्रों के टाइम जहां हम मां की वंदना करते हैं, मां की पूजा करते हैं, उस समय पर ऐसा आना हमारी भारतीय संस्कृति पर प्रहार है, भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है। और दूसरी बात मीनाक्षी, एक चीज और मैं जरूर कहूंगी यहां पर तमाम दर्शकों को, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत जन जन तक लोग देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप एक बात देखिए, भारत में रिलीजियस इंसल्ट्स, धार्मिक अपमान, एक फिनोमेना सा बनता चला जा रहा है। मोहिना मित्रा की बात हो रही है, अगर आप इनके ट्वीट्स को देखेंगे, महुआ मित्रा ने गौ माता का अपमान किया, भगवान शिव का अपमान किया जब ज्ञानवापी केस चल रहा था, आज मां काली का अपमान कर दिया और हमारे राष्ट्र का भी अपमान किया। जिसे राष्ट्र से प्रेम नहीं है, आपको लगता है उसे मां काली से प्रेम होगा? मां काली तो उनकी अधिष्ठात्री देवी है, उन्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी से ही प्रेम नहीं है। जिन्हें अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं है, उसे किससे प्रेम होगा, आप ये बताइए। और जहां तक बात ये है, ये लोगों में आक्रोश है, आज लोगों में रोष है। हम अपने देवी देवताओं का अपमान कब तक बर्दाश्त करेंगे? कहीं कोई तो फुल स्टॉप लगनी चाहिए। आज सेकुलर गैंग का है, मुझे बता दीजिए, सेकुलर नहीं, सेकुलर गैंग, जिनका माइंडसेट इतना ज्यादा सिक है, जब
एक आर्टिस्ट हमारी देवी माँ को, हमारी देवी माँ को, नो लेट मी जस्ट कंप्लीट तहसीन प्लीज, लेट मी कंप्लीट। दे आर सिक, सेकुलर गैंग है वो, तो मैं क्या लेट मी जस्ट कंप्लीट। वो लोग कहां पर है? आप इसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कह सकते हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आज वो लोग कहां पर है मीनाक्षी? जो लोग उस टाइम बोल रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी, जब एक कॉमेडियन खड़े होकर गोधरा ट्रेन विक्टिम के हिंदूज के खिलाफ आवाज उठाता है, उस समय कहां थे? जब एक आर्टिस्ट हमारी मां को न्यूड पेंट करता है, उस समय आपने कहा अभिव्यक्ति की आजादी। और आज जब एक पॉलिटिशियन पूरे लोगों को इंस्टिगेट करता है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, उस समय भी आप माइनॉरिटी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। इसीलिए मैंने सेकुलर बोला, सेकुलर नहीं बोला। आज वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? के पास जाऊंगी, ठीक है। गंदगी हो जब चेहरे पे धूलो तो आईना साफ करना नहीं चाहिए। ये सोसाइटी हमारी इतनी दोगली है, बोलती भी है और देखती भी है। क्यों देखती है आप ऐसे पिक्चरें? अगर आप ऐसे मूवीज नहीं देखेंगे, हंसने की कोई बात नहीं। अगर आप एक बार मानवी नहीं, बीच में आपने मेरे पे क्वेश्चन किया है, बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी ये फिल्म तो रिलीज ही नहीं आप हुई। ये नहीं कह सकते, मैंने तो देखा ही नहीं ना। आपको क्या पता मैं क्या देखती हूँ और क्या नहीं देखती हूँ के बारे में। सो सैड। प्रेम शुक्ला जी ने बोला था, ठीक है, पीके मूवी के बारे में बोला। तो उस वक्त ओटीटी तो नहीं था, पीके मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई थी। 500 से लेके 1000 रुपए तक की टिकट होती है। आप टिकट खरीद करके पिक्चर देखने जाते हैं। कितने दोगली है सोसाइटी, कितनी दोगली है। आप यहाँ बैठ के डिबेट भी करते हैं, पिक्चर भी देखते हैं। क्यों हिट करा? क्यों हिट किया? लेकिन विरोध तभी होगा ना। अगर आप मूवी नहीं देखने के बाद तो विरोध हुआ ना, उस समय भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है। उस समय भी लगते मूवी बनाने में करोड़ों लेकिन उस समय भी विरोध हुआ था, उस समय भी विरोध हुआ था, ऐसी बात नहीं है। मीनाक्षी, दोगलापन क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सहमत है, आप सहमत हैं उस विचार से। मीनाक्षी बस एक सेकंड, दोगलापन क्या है, डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी क्या है, उसका जीता जागता प्रमाण आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो लोग जो नुपुर शर्मा की आजादी, आप यहाँ बोलते हैं, जो नुपुर शर्मा की अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, आज महुआ मित्रा पर कुछ नहीं कह रहे हैं। एक सेकंड, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी आप दोनों से मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, यही सबसे बड़ी चिंता है कि अगर हम धार्मिक प्रतीकों को पोर्ट्रे कर रहे हैं या हम किसी आइकॉनिक फिगर पर कुछ पिक्चर बना रहे हैं, किसी तरह की वेब सीरीज बना रहे हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। क्योंकि आप जो आज बनाएंगे, आज की पीढ़ी उसे देखकर उस इतिहास को उस तरह से समझेगी या उन प्रतीकों को वैसे समझेगी, और इसलिए बड़ी चिंता है। 3 बार नहीं देखेंगे पिक्चर डब्बे में चली जाएगी। पर मैडम, इसीलिए चिंता है ना। फॉर एग्जाम्पल नहीं, सवाल देखिए, सवाल ये है कि अगर आप किसी माफिया को, मैडम, अगर आप किसी माफिया को पिक्चर में ग्लोरीफाई करते हैं तो जनता वही समझेगी ना उसे। अरे मत देखिए, मतलब क्या होता है? न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, मुझे बहुत है। नहीं, आप समझ ही रही है बात को। देखिए, आप समझ ही रही है बात को। आप बात को यहाँ नहीं समझ रही है कि ग्लोरीफाई अगर इन चीजों को किया जाएगा, इस बात की चिंता है। और मैं बताना चाहती हूँ, अगर ये रिलीज होती है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ये हिट होगी, क्योंकि आप ही पब्लिसिटी दे रहे हैं। चलिए, मैं आपका पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया। शुभराष्ट्र, आप यहाँ पर एक बड़ी चिंता जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ कि जब आप आइकॉनिक फिगर्स को चुनते हैं कि हमें उनको पोर्ट्रे करना है या उनको दिखाना है, उनका चित्रण करना है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक फिल्म मेकर के कंधे पर होती है। और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी देश में रामायण भी बना है, रामानंद सागर का। इसी देश में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत भी बनी है, और उन किरदारों को जनता ने किस तरह से सर आंखों पर उठाया, किस तरह आज तक लोग उसकी मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं, और आज तक वो किरदार जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्यों, क्या वजह है उसके पीछे? मीनाक्षी जी, आप बहुत सालों से पत्रकारिता में हैं। आपको ये भी पता होगा कि जब रामायण सीरियल शूट हो रहा था और शूटिंग के दौरान एक ऐसा मौका आया था जब पूरी कास्ट इनफॉर्मली बैठी हुई थी और दीपिका चिखालिया जी शायद उस समय फोटोग्राफ किसी ने ले लिया था सिगरेट पीते हुए, और वो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक चीज़ हमें रियलाइज़ करनी होगी, आर्टिस्ट्स का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में आने के लिए उनको जो तैयारी करनी पड़ती है, उनको जो फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम तब उस जमाने में चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, इसीलिए बहुत सारी चीजें हम देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। तो हम जो पर्दे पे देखते थे, हमें लगता था वही रियलिटी है। आज के परिप्रेक्ष्य में वैसा नहीं है। अगर आज आप कोई पोस्टर रिलीज करते हैं तो सबको पता है कि चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई न्यूज वेबसाइट हो, कोई किसी मूवी का पोस्टर रिलीज हो रहा है, सबके पीछे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी काम कर रही होती है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बात से जोड़ रही हूं जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा है। अगर आप कोई स्लोगन देते हैं पॉलिटिकल कैंपेन के समय, कोई जरूरी नहीं है कि आप उस स्लोगन पे टिके रहें और आगे जाकर के वही काम करें, लेकिन वो जनता को आप जब एड्रेस कर रहे होते हैं तो आप उस तरीके से यू बेट देम। सिमिलरली आप पॉलिटिकल, जब आप सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन करके एक फिल्म बनाते हैं, लेकिन उसके प्रमोशन के लिए आप बहुत तरीके
तरीके की बात कहते ठीक हैं। है। जो बात बार बार इस पोस्टर को लेकर के हो रही है, जो लगातार पोस्टर फ्लैश भी हो रहा है आपके स्क्रीन पे, मैं कुछ हद तक जो हमारे साथ एक्ट्रेस बैठी मैं उनकी बात पे सहमत हूँ। आखिर देखने तो हम ही लोग जा रहे हैं, लेकिन जब वही जनता आवाज उठाती है तो हम कुछ लोग जिनको स्टूडियो में एक्सेस मिला हुआ है, जैसे मेरे जैसे लोग, हम आके कहते भैया हम नुपुर शर्मा से सहमत नहीं है। आपको आपकी सहमति ना सहमति किसी ने पूछी? जो लोग आज सड़कों पर, जयपुर की सड़कों पर निकल करके लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उनको स्टूडियो में एक्सेस नहीं है, उनको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नुपुर शर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल दिया, इसीलिए आज देश का कोई मीडिया उन 5 लोगों को बुला करके बात नहीं करेगा कि तुम नुपुर के सपोर्ट में क्यों बात कर रहे हो। ये बात सच है, लेकिन उनसे उनकी आवाज कम नहीं हो जाती। लोकतंत्र का हिस्सा वो भी हैं, वोट वही देंगे और हिंदुत्व के नाम पर वोट वही देंगे। शुभ्रांश जी, क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस भी राजनीतिक हो चली है, और इस कदर राजनीतिक हो चली है कि जिस समय जो सत्ता में है वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड करेगा, अपने हिसाब से उस पर बात करेगा? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। आपने शुरुआत किया था पोस्टर की क्रिएटिविटी से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का। तो पोस्टर और जो डायरेक्टर है ना, उनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। उनको लगता है कि वो धार्मिक भावनाएं बेचकर कमा लेते हैं, और वो चल रहा है। और अभी मैडम ने एक अंग्रेजी का वर्ड यूज किया, हेट मॉन्गर। बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया वो बता, नफरत फैलाने वाला। तो अभी एक पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल, उसके डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने झूठ की कहानी पूरे हिंदुस्तान में फैलाई, और हर जगह ला करना वो हेट मॉन्गरिंग की गई, पूरे देश ने देखा। एक और इन्होंने बड़ा अच्छा शब्द कहा, धर्म, भावना, हिंदुत्व। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सुंदर करने के नाम पे 300 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। आधुनिक औरंगजेब का नया इतिहास। उस समय पता नहीं साध्वी जी का हिंदू धर्म, एक मिनट मैडम प्लीज, उस समय स्टूडियो में बैठने वाले लोगों का ना हिंदुत्व पता नहीं कहाँ चला गया था। ये डिबेट मेरे पे तो मैडम नहीं प्लीज, है, फिर भी कर लीजिए। लेकिन विरोध हुआ उस पर? एक मिनट मैडम, कोई विरोध नहीं हुआ। अगर विरोध हुआ होता तो 300 पुरातन मंदिर नहीं तोड़े गए होते। आज और आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जब किताबें फिर से लिखी जाएंगी ना, हम और आप रहें न रहें, ये लिखी जाएगी कि आधुनिक हिंदुस्तान 2019, 20, 21 में अगर 300 से ज्यादा मंदिर टूटा तो आधुनिक औरंगजेब किसे कहा जाएगा? और तब इस देश के 80% से ज्यादा आबादी वाले सो कॉल्ड सहिष्णु, जो हमारे डीएनए में है, सहिष्णु हिंदुओं ने ना चुपचाप इस बात पे विश्वास कर लिया कि चलो बाबा तो बाबा हैं, अब वो पल और जन में विश्वास करते हैं। सर, मैं इस बात पर आश्चर्यचकित हूं कि औरंगजेब का नाम आप जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझ से परे है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, जनता द्वारा चुनी हुई एक सरकार है जिसे इसी देश की जनता ने चुना है, और इसी देश की जनता ने जिसे चुना है वो प्रधानमंत्री के पद पर बना है। आपको चुना तो आप मंदिर तोड़ दोगे। मंदिर तोड़ने की बात, आप चुनाव जीत जाओगे तो आप लोगों को घर से बाहर नहीं, आप चुनाव जीत जाओगे, चुनाव जीत जाओगे तो लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दोगे। चुनाव जीत जाओगे तो लोगों को उनके कपड़ों से पहचानोगे। मैं पूछ रहा हूँ सिंपल सी बात, चुनाव जीत जाओगे तो हर आदमी को आप कहोगे भारत से बाहर निकल जाओ। चुनाव अगर आप जीत जाओगे, एक मिनट मैडम, मैं आपसे ज्यादा ऊंची पिच पर चिल्ला सकती हूँ, मैं आपसे ऊंची पिच पर चिल्ला सकती हूँ, लेकिन तर्कों से बात करेंगे, वो बेहतर तरीका है। ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए ना सर, मेरी बात सुन लीजिए ना। धार्मिक भावना की बात नहीं हो रही। आपने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, मैं उस शब्दावली पर आपको बात याद दिला रही हूँ। दैट्स इट, इतना मेरा पॉइंट था। प्रेम शुक्ला जी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर आपके पास आऊंगी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, पुनर्निर्माण को ध्वंस कहना ये कांग्रेसी संस्कार ही संभव है, और कई लोगों को जो है राम में भी औरंगजेब दिखाई दे सकते हैं, तो उनका अपना संकट है, उसके संकट का कोई उत्तर नहीं हो सकता। मूल मुद्दा है कि क्या आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या एक संप्रदाय विशेष के संदर्भ में लेंगे, शेष संप्रदायों में नहीं लेंगे? अगर अभिव्यक्ति की कोई सीमा बननी है तो सबके लिए बनेगी। स्वतंत्रता अगर बननी, स्वतंत्रता का अगर सीमा बहुत बड़ी करनी है तो सबके लिए करनी है। हम तो जैसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप जो है एकांगी क्यों होना चाहते हैं, ये बड़ा संकट है। और एकांगी होना ठीक नहीं। लेकिन क्या सरकार को अपनी आलोचना, एक सेकंड, आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। सबका विकास, सबका विश्वास, आपने बिल्कुल लाख टके की बात कही। आज सुबह मैंने देखा हरियाणा के आपके आईटी सेल के चीफ ने, जिसको पैग में पैगंबर दिखता है उसके उसको साथ निकाल दिया गया। अरे सर, घंटे भर में निकाल दिया। घंटा शशि थरूर को निकाल के दिखाइए, शशि थरूर को निकाल के दिखाइए, शशि थरूर को निकाल के दिखाइए। मैं अगले पॉइंट पर बहस को जाना चाहता हूं। हमने
पल भर में निकाल दिया ऐसा करने वाले को। ठीक है सर, मैं हिपोक्रेसी आपकी है पे बात लेके कि जाना शशि चाहती हूँ। थरूर आप भी आपके लिए जरूरत मैं है। राजद्रोह पे बात को लेके जाना चाहती हूँ, प्लीज अगले पॉइंट पे मैं ले जाना चाहती हूँ। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी की बात हम सब करते हैं, लेकिन जो पार्टी सत्ता में है किस तरह से उन्होंने राजद्रोह का इस्तेमाल किया ये भी किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि अभी आप सरकार में हैं। तो देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि हाल के बरसों में जितने मामले दर्ज करके लोगों को जेल में भेजा गया, उसमें से ज्यादातर लोग कोर्ट में बरी हो गए। आधे से ज्यादा मामलों में पुलिस ने सबूतों के अभाव में केसेस को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया। कन्विक्शन रेट दिखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां साल 2020 में 73 नए राजद्रोह के मामले दर्ज हुए, पुराने, पेंडिंग और नए मिलाकर भी मात्र 2 ही कन्विक्टेड साबित हुए। तो क्या सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसलिए जो उनके खिलाफ बोलता है, जो पसंद नहीं आता है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी राजद्रोह के नाम पर कर्ब कर दी जाती है? हाँ, ये परंपरा तो रही है। मजरूर सुल्तानपुरी को कैसे गिरफ्तार कर लिया था, तो सब आप आगे जानते बढ़ा हैं। रहे हैं? और नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे। आज मोदी जी खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं लिखा जा रहा है। आप जो है शरद पवार के खिलाफ एक कविता लिख दी गई, खिलाफ भी नहीं थी, संकेत पे थी, वो कैद की चित्र 1 महीना जेल में रही। और कंगना रनौत पर राजद्रोह बांद्रा पुलिस स्टेशन में किस लिए लगा है? और दिशा रवि पर क्या हुआ? दिशा रवि ने तो उस टूल गैंग की मेंबर थी, उनको रिलीफ मिला। उसके बाद कोर्ट ने मिला। क्या अगर कहा? किसी ने कोई गलत करेगा तो कोर्ट रिलीफ नहीं, देती है तो ना। कोर्ट ने तो उल्टा फटकार लगाई ना। मिला ना रिलीफ लेकिन उनको। कोर्ट ने तो फटकार लगाई ना रिलीफ उल्टा। मिली ना। टूल इसीलिए गैंग, तो सवाल था ना सर। लेकिन टूल किट गैंग में थी ना। सवाल था ना कि जो लोग टूल किट गैंग में थी कि नहीं? जो लोग सरकार के खिलाफ कहते हैं, नहीं, दिशा रवि टूल उनकी अभिव्यक्ति की आजादी सरकार के खिलाफ नहीं, देश में लगा अराजकता फैलाने का षड्यंत्र, सरकार के व्यक्ति के खिलाफ बोलना और देश में अराजकता फैलाने के षड्यंत्र में सम्मिलित होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अश्विनी जी, किस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के मामलों में सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती और कोर्ट केसेस की क्या स्थिति है, बताइए। देखिए, जो आंकड़े आपने दिए निश्चित तौर पर वो आंकड़े सही हैं, और ये बात भी जानी सी है कि जो राजद्रोह जैसी धाराएं आई वो कॉलोनियल माइंडसेट की परिचायक हैं। वो एक बात यह है कि फ्रीडम फाइटर्स की वॉइस को सप्रेस करने के लिए, फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए जो उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी, वो ऐसी धाराएं लेकर आई और उन धाराओं में जेल में अंदर जाने। लेकिन आज़ादी के बाद ज़रूरत थी कि जब रिफॉर्म्स की बात होने लगी तो उन रिफॉर्म्स में राजद्रोह जैसी धाराओं का बेजा इस्तेमाल नहीं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि राजद्रोह जैसी धाराओं का आज की तारीख में कोई औचित्य नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आंध्र प्रदेश का, उसको पकड़ के वहां की पुलिस अंदर डालती है, तमाम ऐसे केसेस रजिस्टर होते हैं, तो रीडिफाइन करने की जरूरत थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लाइन फिक्स किया। मैं समझता हूं राजद्रोह जैसी धाराओं को तुरंत जैसे ही आजादी मिली खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश की जो संप्रभु राज्य है उसकी परिचायक नहीं। अब मैं दूसरे पहलू की तरफ आता हूं। पद्मावत पिक्चर आई जिसमें आर्टिस्टिक फ्रीडम की बात हुई। उस आर्टिस्टिक फ्रीडम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पड़ा करणी सेना ने चारों तरफ वो हल्ला मचाया कि ये एक तरह से जो सभ्यता है उसके ऊपर अटैक था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा, आर्टिस्टिक फ्रीडम इस पिक्चर को देखने के बाद अगर आप निर्धारित करते हैं तो किसी की अगर भावनाएं आहत होती भी हैं तो उसको पूरा अधिकार इस देश का संविधान और कानून देता है कि वो जा करके उसमें कंप्लेंट्स करें। परंतु आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो हल्ला करते हैं कि आपको उसके किसी पार्ट से दिक्कत है, तो वहां पर एक सेंसर बोर्ड काम करता है जो सिनेमैटिक एक्ट के मुताबिक काम करता है, जो भारत के पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून का एक अंग है। उसकी ये देखने की जिम्मेदारी बनती है कौन से सीन को हटाए, कौन से सीन को नहीं। तो अगर ऐसी जो संस्थाएं हैं, ऐसी एजेंसीज हैं, अपना काम संवैधानिक रूप से नहीं करती हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर लगाम। एक और 30 सेकंड में बात कहूंगा। इंडियन एक्सप्रेस के केस में, रोमेश थापर के केस में और मेनका गांधी के केस में सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्टिक फ्रीडम की बात नहीं हुई, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हुए कहा गया कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, सरकार की आलोचना करते हैं तो आप राजद्रोह जैसी धाराओं में नहीं बुक किए जाएंगे, लेकिन आपकी फ्रीडम इसलिए कि पॉलिसीज का विरोध आपको करना चाहिए, और जैसे ही वो पॉलिसी का विरोध सड़क पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करता है तो आपके 19(2) की धाराएं वहां पर जो संविधान का अनुच्छेद है वो लागू होती है। ठीक है, छोटी छोटी बातों में जिस तरह से भावनाएं आहत होती हैं, और जिन फिल्मों का जिक्र आपने भी कर दिया, और जिस तरह से करणी सेना का आपने जिक्र किया कि विरोध की एक स्थिति सड़कों पर दिखाई दी, मैं चाहूंगी इस पे डॉक्टर भालाचंद्र जी आप रिस्पॉन्ड करें। क्या ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स जिस तरह से विरोध करते हैं सड़कों पर उतरकर, उनके लिए भी ये एक अवसर लेकर आता है कि उन्हें भी अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिलता है, और इसीलिए छोटी छोटी भावनाओं, छोटी छोटी चीजों पर भावनाएं आहत होती रहेंगी क्योंकि हमारे इंटरेस्ट बहुत छोटे छोटे हैं? आपका कहना सही है।
बहुत बार विरोध जो होता है उसमें भी कुछ दिशा होती है, मकसद होता है। वो ये होता है कि हमारी राजनीति आगे बढ़े। मुझे याद आ रहा है एक किस्सा, मैंने मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया नाम का एक किताब जो गोरखपुर में गीता प्रेस के बारे में लिखा गया है, उसमें एक जिक्र है कि 1960 में एक पिक्चर आई थी जिसमें हनुमान जी का युद्ध बताया गया था प्रभु रामचंद्र जी से। वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करके कहा कि 100 किस्म के रामायण हैं और जिस रामायण का आधार लेकर यह पिक्चर बनाई गई है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, उसके लिए उस केस को खारिज कर दिया था। पब्लिक नहीं उठी थी। मुझे दिक्कत यह है कि इस देश में अगर कानून है, आप पुलिस के पास जाते हो, कानून करते हैं, कानून से आपको पकड़ा जाता है और बाद में छोड़ा जाता है या आपको सजा होती है, लोगों को रास्ते पे उतरकर विरोध करने का अधिकार किसने दिया है? राइट टू प्रोटेस्ट आपका है तो आप एक मोर्चा निकालिए, जुलूस निकालिए, लेकिन उससे ज्यादा आपको दंगे फसाद करने का अधिकार किसने दिया है? और ये इसको रोकना ये सरकार का काम है, वो सरकार नहीं कर रही है। उसके लिए हमारे सामने ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र का सवाल आया है, ऐसा मुझे लगता है। क्या इस पर आज एक सभ्य समाज होने के नाते हमें चिंता करने की जरूरत है? सिर्फ इसलिए नहीं कि लीना ने कह दिया तो उस बात को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन क्या हमें अपने भीतर सोचने की जरूरत है कि हमारे रिएक्शंस बहुत जल्दी आ रहे हैं और जिस तरह से आ रहे हैं वो चिंताजनक है? देखिए मीनाक्षी, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, मैं ये कहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है आज के समय में, हमें ये देखना होगा कि तालिबानाइजेशन क्यों हो रहा है माइंडसेट का, युवा दिशा भ्रमित क्यों हो रहा है। क्योंकि हालांकि मैं नाम लेना नहीं चाहती थी, बट अगर आपने नाम लिया है, लीना भी तो एक यूथ ही है और इंडियन यूथ है। दिशा भ्रमित क्यों हो रहा है यूथ, क्यों रेडिकलाइजेशन हो रहा है माइंडसेट का? हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो इसके पीछे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डी रेडिकलाइजेशन करें अपने भारतीय युवाओं का, चाहे वो कोई भी है। सेक्शन है लोगों का जो डिवाइड एंड रूल पर काम करते हैं, जो डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं और टेरराइज करना चाहते हैं, हमें उनकी बात नहीं सुननी है। दूसरी बात, ये जिस तरीके की आज एजुकेशन पे बात हो रही है, एजुकेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है हमारे समाज के अंदर। क्यों? एक शिक्षा नीति, एक राष्ट्र, एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरी बात, क्योंकि देखिए सभी बच्चों को, सभी को अधिकार है कि उनको भी राष्ट्र धर्म पढ़ाया जाए, राष्ट्रभक्ति पढ़ाई जाए। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस समय क्रॉस बॉर्डर से धार्मिक उन्माद को पैदा करने की स्थितियां बनाई जा रही है हमारे देश भारत के अंदर, तो हमें उन्हें जीतने नहीं देना होगा। साध्वी जी ने वर्ड बड़ा सुंदर सा यूज किया, डिवाइड एंड रूल, और उसके बाद शायद टेरराइज, कुछ इस तरह का इंग्लिश में वर्ड था। आप भूल जाती हैं, आप समझ सब जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं मुझे समझ नहीं आया। भूल जाती हैं कि ये फैक्ट पे डिबेट कर रहे हैं। आप भूल जाती हैं कि कश्मीर में बाबा बर्फानी पे हमला करने की साजिश करने वाला वो भाजपाई पदाधिकारी था। आप देश को नहीं बताती हैं कि उदयपुर में का हत्यारा भाजपाई था। आप देश को नहीं बताती कि अमरावती का हत्यारा भी, उनका भी संबंध नजदीक वालों से इनके है। सवाल ये पैदा होता है कि डिवाइड एंड रूल, जितना ज्यादा कीचड़ खिलेगा, फैलाएंगे तभी तो कमल खिलेगा। प्रयास ये चल रहा है। देश को आज ये समझना होगा कि भैया कीचड़ साफ करो, नहीं तो भविष्य नहीं बचेगा। युवाओं के पास नौकरी नहीं, शिक्षा खत्म हो रही है, अब कीचड़ का दौर नहीं होना। मीनाक्षी सुनिए, मुझे लग रहा था बहस आपकी और प्रेम शुक्ला जी की होगी, अब आप तो आज साध्वी जी के ऊपर से सारे सवाल लेकर जा रहे हैं। मीनाक्षी सुनिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई साहब की ऐसी बात सुनकर। कम से कम आज तो बीजेपी और कांग्रेस मत कीजिए भाई साहब, इस मुद्दे का राजनीतिकरण मत कीजिए और राष्ट्र के लिए खड़े होइए, अपने धर्म के लिए खड़े होइए, इस मुद्दे का राजनीतिकरण मत कीजिए। एक लाइन मुझे बताइए कि सलमान चिश्ती का जो वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें पुलिस उसको ये सलाह देती हुई दिख रही है कि ऐसा बोलो बच जाओगे, इस पर क्या ओपिनियन है आपका? मैडम, सबसे ऐतिहासिक फैसला राजस्थान सरकार ने किया कि तुरंत उसको सस्पेंड किया। तो एक दूसरा, उससे भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला यह किया, उत्तर प्रदेश के कमलेश तिवारी की तरह नहीं कि 2 साल से कुछ हता-पता। आराम से बात करते हैं ना, आराम से बात करते हैं। कमलेश तिवारी, मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए, सलमान चिश्ती को गाड़ी में ले जाते हुए जिस तरह से पुलिस ये कह रही है कि बोलो नशे में तो बच जाओगे, वो थम्स अप कर रहा है, वो स्माइल कर रहा है, वहां पर हंसता मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। मुझे ये बताइए, इस देश का एक आम नागरिक होने के नाते क्या आपका खून नहीं खौलता? मैडम, मेरा आपका खून नहीं खौलता ये देखते हुए कि पुलिस की कस्टडी में अपराधी
आरोपी को जिस तरह से होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि वो बड़े कंफर्ट जोन में है, बड़े हैप्पी प्लेस में है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? और इस पर आपको नाराजगी नहीं होती है? मैं बता रहा हूं, इतना खून खौलता है कि मुझे ना दो बातों के लिए राजस्थान सरकार को मैं दाद देता हूं। इंस्टेंट सस्पेंड किया, और अगर उसकी भी जांच निकलेगी तो कहीं हो ना सकता है कि उसका बीजेपी के साथ संबंध निकले। एक पहले पूरा प्लीज प्लीज प्लीज। दूसरा, आप जिस तरह से राजस्थान सरकार को बार बार बधाई दे रहे हैं, मुझे बस एक मेरे जहन में ये सवाल है, क्या ये पुलिस का काम नहीं है कि वो आरोपी को फौरन पकड़े? इसमें महानता किस बात की है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। ये तो अच्छी बात है कि वो पकड़ रहे हैं, लेकिन इसको आप जिस तरह से अचीवमेंट के तौर पर गिना रहे हैं, ये सवाल है। आज हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जिस जाति, समाज, संप्रदाय और जिस नौकरी सेक्टर से आते हैं, मुझे लगता है कि हर कोई आज दो विचारधारा में बट गया है। मैं ये बार बार राजस्थान इसलिए ले रहा हूं कि जिस हत्यारे ने हत्या करी उसको तो सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन उसके दोनों बच्चों को इंस्टेंट, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विद इन ए वीक दोनों को नौकरी मिली, वरना आज तक कमलेश तिवारी का परिवार दर दर भटक रहा है। और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ ने आज तक नौकरी का वादा करने के बाद भी अभी दिया नहीं। आप कृपा करके मुझे बताइए ना कि हत्या उदयपुर जब उसने सिक्योरिटी मांगी तो अशोक गहलोत बेशर्मी से सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया? किसी के पिता की हत्या करवा दो, नहीं दिया ना, बेशर्मी थी, नहीं दिया सिक्योरिटी उसको। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बकवास कर रहे हैं। इसका मतलब, एक मिनट, ये क्या तरीका? इसका मतलब तरीका क्या है? ये क्या तरीका है? ठीक है। नहीं, क्या धमका रहे क्या मुझे? नहीं, धमका रहे क्या? बैठिए प्लीज। मैं कैसे बैठूं, कैसे खड़ा रहूं, क्या करूं? कांग्रेस से बताइए प्लीज आराम से सर, आराम से। हमने कहा ये क्या तरीका है? रिस्पेक्टफुली बात करिए। रिस्पेक्टफुली मैं बात करूं, मैं कोई ठीक है सर, जनता की चुनी हुई सरकार है, मैंने पहले भी यही बोला नहीं सर, ऐसे जनता की चुनी हुई सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। क्या गलत कहा? एक मिनट, नहीं बेशर्मी नहीं तो क्या है? कोई भी शब्द जो नहीं बेशर्मी नहीं तो क्या है? आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं। अमरावती में बाकायदा, अमरावती सुन लीजिए, अमरावती में बाकायदा 21 जून को हत्या होती है, 9 दिनों तक उस हत्याकांड को दबाने का दुष्कर्म होता है। क्यों? क्या? क्योंकि वो आरती सिंह खुद ये देश को नहीं पता है कि उदयपुर का हत्यारा गुलाब चंद कटारिया का पोलिंग एजेंट था? नहीं मीनाक्षी जी, एक मिनट, ठीक है, क्या ये देश को नहीं पता? आपकी बात कंप्लीट हो गई। और उसके बाद आप इनको बेशर्म कहते तो नाराज हो जाएंगे। जवाब दीजिए। आप औरंगजेब कह देंगे, नाराज नहीं होंगे। उदयपुर में जो टेरर घटना हुई, उसका जो आरोपी है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। अमरावती में जो टेरर घटना हुई, वो व्यक्ति ना सिर्फ नवनीत राणा जी जो इनके साथ आज करीबी एमपी उनके लिए कैंपेन कर रहा था, सेल्फीज है फेसबुक के अंदर, सेल्फीज है, बहुत सारे पिक्चर्स है फेसबुक के अंदर, वो उनके करीबी है। ये सवाल जो उठा रहे बिल्कुल सही उठा रहे, जो अपराधी इस मुल्क में पाया जाता है कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से क्यों निकलता है? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर में पकड़े जाते हैं टेरर लिंक्स के साथ। जिस देवेंद्र सिंह को, जिसने पुलवामा घटना के पीछे जो डीएसपी था, उसको मनोज सिन्हा ने माफ किया कि नहीं किया? टाइम्स नाउ भारत ने स्टोरी चलाए, किया कि नहीं किया? क्यों माफ किया जब वो टेररिस्ट घटना के पीछे थे? 40 लोग शहीद हुए। क्या ये बीजेपी का एजेंडा है कि इस देश में उम्माद फैलाए ताकि हिंदू मुसलमान का विवाद हो? ये पावर में आप ये मान रहे हैं कि सरकार देश विरोधी है? सरकार देश विरोधी आप सरकार नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं, मैं ये कह रही हूं तहसीन जी, सरकार का भी तो अपना एक इकबाल होगा ना। सरकार का जिस देश की चुनी हुई सरकार है उसके प्रति कोई जिम्मेदारी होगी ना। आप ये मान रहे हैं कि ठीक है देश विरोधी है, देश को आप झोंकने के लिए कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं? मैं मानता हूं कि आप जो कहेंगे जनता उसे बड़े ध्यान से सुनेगी। ठीक है, मैं ये मानता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जवाब दीजिए। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर इस देश को बचाना है, आपको भारतीय जनता पार्टी को निकालना है और पॉलिटिकली निकालना है। बस ठीक है सर, 2 लाइन में प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, फिर शुभ्राष्टा के साथ में क्लोजिंग करूंगी। बस ठीक है, माइक पास करके उनको 2 लाइन में बस। ठीक है, इनको 50 लाइन और भाजपा को 2 लाइन। एक तो उन्होंने सारा झूठ के अलावा कुछ बोला नहीं, झूठ के अलावा कुछ बोला नहीं, सिर्फ झूठ बोले जा रहे थे। अब आप मुझे बताइए, राजीव गांधी की हत्याकांड में एक कांग्रेसी पकड़ा गया था, कार्तिकेयन कमेटी की रिपोर्ट, तो पूरा जो है कांग्रेस जो है आतंकवादियों की पार्टी, ये कहना चाह रहे हैं आप? इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने उनको मार दिया और इंदिरा गांधी के आरके धवन की बाकायदा जो है इंक्वायरी उस मामले में हुई, तो कांग्रेसी जो षड्यंत्रकारी हत्यारे, इतिहास शुरू इन्होंने किया ना, शुरू लाने काली पे बहस कर रहे थे, ये भाजपा पे आ गए। और बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? इनको क्यों बीच में बोलने दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पूरी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, संवाद वाले व्यक्ति हैं। ये आपका अधिकार है। तो बता रहा हूं, चंद्रशेखर बाकायदा जो है राजीव गांधी की हत्या में था कि नहीं कांग्रेस? ठीक है सर, हो गया। ठीक है शुभ्राष्टा क्लोज करिए मीनाक्षी जी, विपक्ष का सबसे बड़ा संकट वही है जो आज हमने देखा। ये बात को इतना खींच देते हैं कि इनका मूल आर्गुमेंट क्या है इनको खुद नहीं पता होता। ये जो बेतुकी बात आज कर रहे हैं, खुद अगर आप
राजद्रोह की बात करके एक चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार को आप दत्ता बता रहे हैं, और अगर आपसे राजीव गांधी पे सवाल पूछ लिया जाए, आप ही के तर्क के हिसाब से आपको तर्क दे दिया जाए, तो बिलबिला के कहते हैं हिस्ट्री में मत जाइए। ठीक है। सिर्फ सिंपल सी बात है, आज देश में असहिष्णुता का माहौल अगर बना है तो वो इस सरकार या उस सरकार की वजह से नहीं बना है, वो उस व्यवस्था की वजह से बना है जिसको हमेशा किसी एक पार्टी को, किसी एक आइडियोलॉजी को प्रश्रय देने की आदत बन गई थी। आज बहुत आसान है यहां पर स्टूडियो में बैठ करके शांत स्वभाव से सुनना और 1970 और 1960 की बात करना। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, त्रिपुरा में 5 साल की ही भाजपा की सरकार रही है, उसके पहले कितनी डॉक्यूमेंट्रीज माणिक सरकार के खिलाफ स्ट्रीम होती थी कम्युनिस्टों से। मैंने पूरा इतिहास बताया अभी उस समय पर आपके आने से पहले। तो देखिए ये पूरी परिस्थिति जो यहाँ पर खड़ी हुई है, हम आज भी ये मानते हैं कि ये देश सहिष्णु है, खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। जो घटनाएं सामने आती हैं उसकी लोगों ने निंदा भी की है, लेकिन इन सबके बीच एक दूसरे को सुनने का धैर्य, समझने का धैर्य, ये समाज में जरूरी है। और उम्मीद यही कि चर्चाओं के जरिए संवाद का एक रास्ता बने और उस पर सब खुले मन से बात करें। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते रहिए टाइम्स ऑन ऑफ भारत।